हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी जो बच्चे हैं वो जुड़ जाए और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग रतीलाल। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। लास्ट क्लास में हमने अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ा था और आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? आपका टॉपिक रहेगा अर्थक्वेक। ठीक है। आई होप सबने जो प्रीवियस टॉपिक है वो सबने चेक कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो अर्थक्वेक हम शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हिंदी में बोला जाता है बेटे भूकंप बोला जाता है। देखो, अब अगर हम ये देखें कि अर्थक्वेक की स्टडी करने वाले सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी आपको बताता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। ऐसे ही आपका जो सब्जेक्ट है जो अर्थक्वेक के बारे में बताता है उसको बोला जाता है सिस्मोलॉजी, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिस्मोलॉजी आपका वो साइंस है जो स्टडी करता है किसके वेरियस एस्पेक्ट को, यानी कि सिस्मिक एक्टिविटी को, कि कैसे जो अर्थक्वेक की वेव्स है वो जनरेट हुई हैं, और उस साइंस को, उसकी स्टडी को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी और सिस्मो का मतलब होता है आपका अर्थक्वेक से। तो अर्थक्वेक की स्टडी करने वाले सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजी बोला जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका वेव्स हैं, अर्थक्वेक की वेव्स है जिनको सिस्मिक वेव्स बोला जाता है, उनको किस पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो उनको सिस्मोग्राफ एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल है, उस पर इसको सिस्मिक वेव्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थक्वेक की आपकी 3 वेव है। आपकी सबसे पहली है प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव के बाद सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव के बाद है आपकी लव वेव। आपकी जो ये वेव्स है ना, वेव्स 2 तरीके की होती हैं। एक को बोला जाता है बॉडी वेव और एक को बोला जाता है आपका सरफेस वेव। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे कि बॉडी वेव किसको बोला जाता है, सरफेस वेव किसको बोला जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फोकस किसको बोला जाता है, एपी सेंटर किसको बोला जाता है, हाइपोसेंटर किसको बोला जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं फोकस की। देखो, ये आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ के अंदर जहां पर जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, भूकंप का
जहां पर सबसे पहले अकरेंस होता है, यानी कि भूकंप जहां पर अर्थ के अंदर सबसे पहले आता है, उसको बोला जाता है आपका फोकस। और इस फोकस के बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधा जहां पर सबसे पहले भूकंप जो है अर्थ के ऊपर आता है, बिल्कुल सीधा जो पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है आपका एपी सेंटर। ठीक है, इसको एपी सेंटर बोलते हैं। और फोकस समझ में आ गया। देखो, द प्लेस ऑफ द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। वो प्लेस जहां पे अर्थक्वेक, बेटे नेटवर्क जो इशू है ना रतिलाल, वो मेरे साइड से नहीं है, मेरे साइड से नेटवर्क एकदम ओके है। आप एक बार चेक करो दोबारा से, जो क्लास है क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है, तो देखो ये आपका अर्थ है। अर्थ के अंदर सबसे पहले जहां पे वेव उठती है, अर्थक्वेक आता है, उसको बोला जाता है फोकस। और फोकस के बिल्कुल स्ट्रेट में वो पॉइंट जहां पर ये वेव सबसे पहले पहुंचती हैं, उसको बोला जाता है एपी सेंटर। और एपी सेंटर कहाँ पे लोकेट है? विच इज लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस। फोकस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, फोकस के हमेशा राइट एंगल पर होगा, परपेंडिकुलर होगा आपका एपी सेंटर। हिंदी में भी देख लो, भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जो भूकंप आने के दौरान उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के विभिन्न विभिन्न पहलुओं का क्या करता है? अध्ययन करता है, स्टडी करता है। और जो भूकंप की वेव्स है उनको सिस्मोग्राफ जो उपकरण है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और भूकंप आने के स्थान को फोकस कहा जाता है। और जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय घटना का अनुभव होता है उसे उपकेंद्र बोला जाता है। एक होता है फोकस और एक होता है आपका एपिसेंटर। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो ये तो आपका क्या हो गया, फोकस या एपिसेंटर। इस एपिसेंटर पे आने के बाद एक जो आपका अर्थक्वेक है ना, यहाँ पे अपोजिट साइड में 21 मिनट बाद आता है, जिसको बोला जाता है एंटीपोड। ठीक है, जो डीपेस्ट फोकस है, मतलब कि आज तक का सबसे गहराई से आने वाला जो अर्थक्वेक है, वो 700 किलोमीटर की गहराई से, यानी कि ये आपका अर्थ है, अर्थ के सरफेस से 700 किलोमीटर की गहराई से क्या है, अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है, यहां से वेव चली है। ठीक है, अभी आपको देखो बहुत सारे ट्रेमर क्या होते हैं, झटके आपको फील होते हैं। और क्या है उसको क्या बोला जाता है, जो आपको अलग अलग तरीके के वो ट्रेमर जो जनरेट होते हैं अर्थक्वेक के दौरान, उसको बोला जाता है सिस्मिक वेव। जो आपको अर्थक्वेक के टाइम पे अलग अलग आपको ट्रेमर फील होते हैं ना, कि एक बार झटकाया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार सबसे जो है हाई लेवल का होता है, तो उन जो ट्रेमर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सिस्मिक वेव बोला जाता है। और जनरली जो आपकी सिस्मिक वेव होती है बेटे, वो 3 कैटेगरी की होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स। ठीक है, आपकी प्राइमरी वेव को पी वेव भी बोलते हैं, सेकेंडरी वेव को एस वेव एंड सरफेस वेव को आपका एल वेव भी बोलते हैं। अब आपके जो एएन स्ट्रोलर है ना, एएन स्ट्रोलर ने जो है अर्थक्वेक के बारे में बताया है कि अर्थक्वेक इज एन वाइब्रेशन। कि अर्थक्वेक क्या है, एक वाइब्रेशन है। किस में वाइब्रेशन है? हमारे अर्थ के सरफेस पर। वाइब्रेशन या ऑस्किलेशन क्या होता है, दोलन ऐसे अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, अर्थक्वेक एक वाइब्रेशन या दोलन है जो हमारे अर्थ के सरफेस पर होता है, जो कि किसकी वजह से होता है, डिस्टरबेंस होने की वजह से, या तो ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो आपकी रोक है ना, रोक में देखो आपको मैंने थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी करा हुआ है। ये देखो ये आपकी रोक है, जितनी रोक ऊपर है उतनी रोक नीचे है। अगर इसका थोड़ा सा भी पार्ट क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, तो ये अनइक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाती है। उसकी वजह से आपके जो है अर्थक्वेक आते हैं। सबसे गहरा फोकस कहां पर है, कहां से किया गया है? 700 किलोमीटर की गहराई पर मापा गया है पृथ्वी की सतह से। और भूकंप आने के दौरान बहुत अलग अलग जो है झटके फील होते हैं, उन झटकों को ही भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। और आमतौर पर ये 3 तरीके की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और सतही लहर की। ठीक है,
और जो भूकंप है वो पृथ्वी की सतह का एक कंपन या दोलन है जो चट्टान के लचीले या गुरुत्वाकर्षण संतुलन में क्या करता है। जब आप जो रॉक्स हैं अर्थ के, आपका हमें पता है कि हमारा क्या है, ये अर्थ है, अर्थ सरफेस पर बहुत सारी रॉक्स है। इस रॉक्स में क्या है, बैलेंस है। अगर इनका बैलेंस क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से आपके क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। ये देख लो आपका, ये आपका जो फोकस है ना बेटे, फोकस को आप हाइपोसेंटर भी बोलते हो, फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हो। और इस फोकस के बिल्कुल सीधा स्ट्रेट में जो आपका पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। ठीक है, आपका क्या है, ये आपका फोकस है, फोकस के बिल्कुल ये स्ट्रेट में कौन सा है, एपिसेंटर है। और हमें पता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के टाइम पे जो ये सिस्मिक वेव आती है ना, पहले ये आई पी वेव, पी वेव के बाद आई एस वेव, एस वेव के बाद आई एल वेव। तो ये जो है ना आपके सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या कर ली जाती है, रिकॉर्डेड। और शुरुआत में क्या होता है ना, आपकी बहुत छोटी छोटी जो है वेव्स रिकॉर्ड होती है। और मतलब कि शुरू कई आपकी वेव्स है ना इतनी छोटी होती है ना कि वो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती है। और इस तरह के जो ऐसे ट्रेमर आते हैं, ऐसे झटके आते हैं ना जो हमें महसूस भी नहीं होते, उनको प्रीलिमिनरी ट्रेमर बोला जाता है। और एक इंटरवल के बाद ये जब आपके छोटे छोटे आपके गैप आ रहे हैं, इसमें एक इंटरवल के बाद बहुत जो है सेकंड ट्रेमर आता है, जिसको बोला जाता है सेकंड प्रीलिमिनरी ट्रेमर। यानी कि पहले आया जो हमें फील भी नहीं हुआ, दूसरा ऐसा आएगा कि थोड़ा सा हमें फील हो जाएगा, कभी फील होता है कभी नहीं होता। तीसरा क्या आता है, मेन ट्रेमर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव इसमें क्या करी जाती है, इसमें रिकॉर्डेड होती है। 3 ट्रेमर होते हैं, प्रीलिमिनरी ट्रेमर, सेकंड प्रीलिमिनरी ट्रेमर और मेन ट्रेमर। मेन ट्रेमर में आपका बहुत बड़ा आपको झटका लगता है, एकदम से सब कुछ हिल जाता है, घर में खिड़की पंखे वगैरह सब कुछ। और कई बार उस मेन ट्रेमर में अगर वो आपका अर्थ ज्यादा मैग्नीट्यूड पर है तो वो टूट भी जाता है, घर वगैरह भी टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में है कि जब भूकंप आता है तो जो आपका सिस्मोग्राफ है उसकी मदद से भूकंपीय जो तरंगे हैं उसको मापा जाता है, उसको दर्ज किया जाता है। शुरुआत में कुछ छोटे और कमजोर जो है जो उतार चढ़ाव है वो दर्ज किए जाते हैं। और ऐसे जो झटके होते हैं उनको प्रारंभिक झटके बोला जाता है। फिर थोड़े अंतराल के बाद दूसरे झटके आते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं। और लास्ट में बहुत तेज लहरों के जो है ना झटके रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिन्हें मुख्य झटके, इंग्लिश में याद रखना, मेन ट्रेमर, प्रिलिमिनरी ट्रेमर एंड सेकंड प्रिलिमिनरी ट्रेमर। ठीक है, और बेटे एक बात और याद रखो, ये आपका अर्थ है ना, अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ के अंदर की जो रॉक्स है, वो भी आपके जो अर्थ के ना उसको क्या करती है, वो भी आपके अर्थ के नेचर को डिफाइन करती है। जो नेचर और प्रॉपर्टीज हैं आपके अर्थ के इंटीरियर की, वो भी सक्सेसफुली ऑब्टेन करती है। ठीक है, और बहुत सारी स्टडी के वेरियस एस्पेक्ट के बेस पे जो सिस्मिक वेव है वो मेनली वेलोसिटी and travel path of this wave while passing through a homogeneous solid body, but these waves are reflected and refracted while passing through a body having hetero। ये कहते हैं कि जब तक जैसे आपका ये अर्थ के अंदर का है, ये आपका क्या है, मेंटल है, मेंटल के बाद क्या है, कोर है। जब तक इनमें होमोजिनिटी होती है, जैसे आपका अपर मेंटल है, अपर मेंटल में ये वेव क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि अपर मेंटल आपका क्या है, लिक्विड में है। लोअर मेंटल और फिर आपका क्या है, इनर कोर, वहां पे क्या रहते हैं, इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही आउटर कोर में कोई चेंज होता है, जैसे ही इनर कोर में होता है तो वहां पे चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे फिर से आपका जो कोर है वो क्या आ जाता है, लिक्विड में आ जाता है, इसलिए इनकी डायरेक्शन में, डेंसिटी में चेंज हो जाता है। आया समझ में। उसके बाद कहते हैं कि अगर हमारी अर्थ अर्थ अंदर से, चाहे आपका क्रस्ट है,
चाहे आपका मेंटल है, चाहे आपका कोर है, ये अगर तीनों सेम मटेरियल के होते ना, सॉलिड मटेरियल से बनी होती, तो ये जो सिस्मिक वेव है ना, ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ में आती। मतलब कि देखो जैसे अभी ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, कोई ऐसे कोई ऐसे, लेकिन जब अगर आपका सारा अर्थ सॉलिड पार्ट से बना हुआ था, तो ये सीधा कैसे आती, ऐसे सीधी स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आती। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होता, ना कोई रिफ्लेक्शन होता। लेकिन ये जो बात है ना, ये रियलिटी में जो है ट्रू नहीं है। ठीक है, ये जो आपकी सिस्मिक वेव है ना, ये क्या है, आपकी कर्व्ड पाथ में होती है, ऐसे कर्व पाथ ले लेती हैं। ठीक है, इनका कैसे पाथ होता है, कर्व्ड और रिफ्रैक्टेड पाथ होता है। ये बेटे इनका पाथ कर्व और रिफ्रैक्टेड इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस नहीं है, सेम नहीं है। कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे सॉलिड है, तो उसकी वजह से इनकी शेप में, इनकी डायरेक्शन में भी क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये ऑब्वियस है कि जो आपका अर्थ है, अर्थ क्या है, इज नॉट कंपोज ऑफ होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल से नहीं बनी है। जबकि जो आपके अर्थ के जितनी भी लेयर, उसमें डेंसिटी में डिफरेंस है, वेरिएशंस है, जिसकी वजह से इनमें भी क्या हो जाते हैं, वेरिएशंस हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जो सिस्मिक वेव है ना, वो कहाँ रिफ्रैक्ट हो जाती है, एट द जैसे आपका रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है जहां पे डेंसिटी चेंज होती है। जैसे आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल है, तो जैसे ही क्रस्ट से मेंटल में एंटर करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी डेंसिटी चेंज हो जाएगी दो लेयर की। जब दो लेयर के बीच की डेंसिटी चेंज, तो जो सिस्मिक वेव है उसकी भी तो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब ये देखो रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं डेंसिटी में अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से जो आपकी सिस्मिक वेव है ना, उसकी पाथ में, डायरेक्शन में भी क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो जो ये सिस्मिक वेव है, ये क्या है, कनकेव है, कनकेव टुवर्ड्स द सरफेस, ऐसे हैं आपकी सिस्मिक वेव। और ये पहले बताया गया था कि जो आपकी एस वेव है ना, वो लिक्विड से पास नहीं हो सकती। ये बात हमेशा याद रखना कि जो आपकी सेकेंडरी वेव है, एस वेव है, वो लिक्विड से पास नहीं होती है। और डेप्थ स्टडी जो करते हैं सिस्मिक वेव की, ओल्डहैम ने ये बताया है, एग्जाम्पल देके बताया कि 1909 में ये बताया था कि जो एस वेव है ना, वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब कि खत्म, दिखना बंद हो जाती है, कहाँ पे, 120 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर, यानी कि ये अर्थ के 120 से 120 इसके बीच में दिखना बंद हो जाती है। और यहाँ पे पी वेव क्या है, वीक पड़ जाती है। ऐसा नहीं कि पी वेव लिक्विड से पास नहीं होती है, बट थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा वीक पड़ जाती है ये। ठीक है, हिंदी में भी देख लो इसको। ठीक है, जो आपकी भूकंप की तरंगे है ना, जब घनत्व परिवर्तन होता है, ठीक है, आप जब बेटे डेंसिटी में चेंज हो जाता है ना, दो लेयर है आपकी, लेयर वन लेयर टू, इनकी जब डेंसिटी में चेंज हो जाता है, तो आपकी जो वेव्स है ना, वेव की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगर मान लो वे यहां से आ रही हैं, तो वे क्या हो जाएगी, फिर ऐसे चली जाएंगी डेंसिटी में, ऐसे अगर वो आ रही है तो ऐसे हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी अपने रास्ते से। और ये जो आपकी एस तरह एस वेव्स है ना, एस वेव्स कभी भी सॉलिड पार्ट से होकर नहीं गुजर सकती है, एस वेव सॉलिड पार्ट से जाती ही नहीं है। और ये बात कब पता लगी, जब 1909 में ओल्डहम थे ना, ओल्डहम ने बहुत डीप स्टडी करी और उन्होंने बताया कि जो आपका एस वेव है ना, ये अर्थ है,
अर्थ का 120 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर क्यों हो जाती है, इनका रीजन ये है कि ये एस वेव लिक्विड से पास नहीं हो सकती, और जबकि पी वेव इस एरिया के बीच में क्या पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और ये क्लियरली एविडेंट है कि जो एस वेव है वो टोटली एब्सेंट है, दिखती ही नहीं है अर्थ के कोर में। क्यों, क्योंकि अर्थ का कोर किससे बना हुआ है, लिक्विड से बना हुआ है। ठीक है, और ये अपीयर है हमारी ऑब्जर्वेशन के कि जो कोर है वो कोर लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, जो कि कितनी गहराई पर है, 2900 किलोमीटर की गहराई पर है अर्थ के सरफेस पे। और इस फाइंडिंग के बेस पर जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि जो आयरन और निकल है ना अर्थ के कोर में, उसकी वजह से अर्थ का जो कोर है वो क्या है, लिक्विड इन स्टेट है। ठीक है, ये जो कोर है ये लिक्विड इन स्टेट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयरन प्लस कौन प्रेजेंट है, निकेल प्रेजेंट है। हिंदी में है देख लेते हैं कि इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के कोर में जो एस तरंगे है वो कंप्लीटली अनुपस्थित है। और इससे ये भी बेटे आपका सिद्ध होता है कि जो कोर है ना, जब हमारी एस वेव वहां से नहीं जाती, इसका मतलब हमें एक एक्सेप्शन पता है कि जो एस वेव है ना वो कहाँ से नहीं जा सकती, कहाँ से नहीं गुजर सकती, लिक्विड से नहीं गुजर सकती। तो अब हमें क्लियरली पता चल गया कि अगर हमारी जो एस वेव है वो कोर में एब्सेंट है, कोर में एब्सेंट है, तो इसका मतलब रीजन क्या है कोर में एब्सेंट होने का, कि जो कोर है कोर में लिक्विड है। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर हम नेचर को पढ़ें, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता पढ़े, वेलोसिटी पढ़े सिस्मिक वेव की, हमें ये जानने को मिलता है कि बहुत सारे डेंसिटी जोन हैं अर्थ के अंदर। ठीक है, और जो डिटेल स्टडी करी है सिस्मिक वेव की अलग अलग एपी सेंटर पे पूरे वर्ल्ड में, तो उससे भी ये फैक्ट रिवील हुआ है कि क्या है, यहाँ पर बहुत सारे जो एक्स्ट्रा सेट हैं सिस्मिक वेव के, जो कि एक दूसरे से मिलते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि पी और एस वेव के बिल्कुल सिमिलर है। बस उनकी जो स्पीड क्या है वो क्या है, पी और एस वेव से स्पीड कम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिस्मिक वेव मिलती हैं। ये डिटेल स्टडी करने से पता चला है। और ये एक नॉन फैक्ट है कि जो वेलोसिटी है सिस्मिक वेव की, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्मिक वेव की वेलोसिटी चेंज होती है जब चेंज होता है रॉक्स की डेंसिटी में। रॉक्स हैं, रॉक्स की डेंसिटी में जब चेंज होगा तभी आपकी जो सिस्मिक वेव है उनकी डेंसिटी में चेंज होगा। ठीक है, ये देखो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक पे आपको फोकस और हाइपोसेंटर का पता चल गया। फोकस किसको बोलते हैं, हाइपोसेंटर किसको बोलते हैं, एपिसेंटर किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रीजन क्या है अर्थक्वेक आने के। देखो अर्थक्वेक आने के रीजन नेचुरल तो है ही है, नेचुरली तो अर्थ में अर्थक्वेक आते ही आते हैं। आप सबको बताया कि जो अर्थ है वो अपने आप को होमोस्टैटिक प्रोसेस के द्वारा क्या करती रहती है, अपने आप को हील करती रहती है। जो नेचर में, नेचर की वजह से कुछ कमी हुई है या कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, तो वो नेचर अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर लेता है, सेट कर लेता है, और उस प्रोसेस को होमोस्टैटिक प्रोसेस बोला जाता है। अब आपके अर्थक्वेक क्या क्यों आते हैं, सबसे मेन पहला रीजन है वोल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि ज्वालामुखी फटने की वजह से। जब आपका ये वोल्केनो है, वोल्केनो फटता है, तो देखो ये बहुत प्रेशर के साथ अंदर से जो है आपका जो लावा है वो बाहर निकल कर आता है। जब ये इतनी ज्यादा स्ट्रोंगली आता है, इसके साथ गैसेस भी होते हैं, वो गैसेस भी बहुत शोर के साथ आती है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में क्या आता है, आपका भूकंप आता है। तो इस भूकंप की वजह से आपके क्या आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं। और दूसरा है फोल्टिंग। फोल्टिंग बेटे जब आपकी जो प्लेट है, प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करती है, या प्लेट एक दूसरे के पास मूव करती है, या प्लेट एक दूसरे के सहारे से निकल जाती है, तो इस केस में भी आपके क्या आते हैं, फोल्ट आते हैं। और सबसे ज्यादा फोल्ट तब आते हैं कि जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं। ठीक है, उसके बाद है आइसोस्टेटिक डिस्टरबेंस। आइसोस्टेटिक डिस्टरबेंस यानी कि आपका अर्थ के ऊपर ये क्या है, अर्थ के ऊपर ये माउंटेन्स हैं, और ये माउंटेन्स क्या एक
इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कि इनका एक पार्ट अदर ऊपर है तो नो पार्ट अंदर है, ये अंदर वाला पार्ट इसको क्या करता है, ऊपर वाले पार्ट को बैलेंस करता है। अगर इन दोनों के रेशियो में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपके क्या आ जाते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइड आ जाती है। उसके बाद है आपका हाइड्रोलोड। हाइड्रोलोड जैसे हम डैम वगैरह बना देते हैं ना, तो उसकी वजह से जो आपका लैंड है ना, उस लैंड पार्ट पर लोड बहुत बढ़ जाता है कंक्रीट का, जिसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद है अर्थ सरफेस का कंप्रेशन। मान लो आपका ये क्या है, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। देखो, ये ऊपर एक प्लेट है, ये ऊपर एक प्लेट है, ये इधर नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ये इससे क्या है, बीच वाला जो एरिया वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, जिसकी वजह से आपके क्या आते हैं, वहां पर अर्थक्वेक आते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लेट तीन तरीके की होती है। पहली वो प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाती है, दूसरी जो एक दूसरे के पास आती है, तीसरी जो एक दूसरे के पास से गुजर जाती है। और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आते हैं, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, धस जाती है। ठीक है। अब आपके क्या है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइप बता रखे हैं। सबसे पहला जो अर्थक्वेक है, सबसे पहला जो अर्थक्वेक है उसको बोला जाता है ठीक है। उसके बाद आपका हाँ कि अर्थक्वेक कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका अर्थक्वेक है उसको बोला जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक कब आते हैं, जब आपकी प्लेट मूवमेंट करती है, व्हेन प्लेट्स मूव। जब आपकी प्लेट तीन तरीके की होती है। प्लेट वन, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। प्लेट टू, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है जब दो प्लेट एक दूसरे के पास से गुजर जाती है। ठीक है। ये जो आपका अर्थक्वेक है तो वो इन प्लेट के मूवमेंट होने की वजह से आता है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स अलोंग द फोल्ट प्लेन। फोल्ट प्लेन क्या होता है, एक आपकी लाइन होती है, इस लाइन के सारे आपकी दो प्लेट खिसकते हैं, या तो ये इधर चली जाती है, ये उधर चली जाती है, या इससे ये इधर आ जाती है, ये इधर आ जाती है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो मोस्ट कॉमनली आपके अर्थक्वेक आते हैं ना, तो वो इस टेक्टोनिक अर्थक्वेक की, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं। जैसे आपका यहाँ पर जापान है, जापान के बाद यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, और यहाँ पे नीचे क्या है, फिलिपाइन प्लेट है। तो जापान में इसलिए भी ज्यादा जो है आपके अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि जापान इन तीनों प्लेट के यहाँ पे जॉइंट पे
के ऊपर स्थित है, जिसकी वजह से इन तीनों प्लेट में नीचे कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका इफेक्ट सीधा किस पर है, जापान में पड़ता है। उसके बाद है वोल्केनिक अर्थक्वेक। जब कोई आपका ज्वालामुखी फटता है, मान लो आपका कोई भी एरिया है, ये रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक वाला एरिया है, तो यहाँ पे नीचे क्या है आपका, ये एक वेंट है, एक कॉल्डेरा है, और यहाँ पे क्या है, नीचे से आपका इस पाइप के थ्रू ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे क्या है, मैग्मा आ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा बेटे, आपका ये जैसे ही आपका लावा बाहर आया, ये बहुत प्रेशर से अंदर से आता है, जिसकी वजह से आसपास की जो धरती है वो सारी हिल जाती है, और उसकी वजह से आपके क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। Volcanic earthquake occur due to volcanic activities and displacement caused because of those. Volcanic activity की वजह से ये earthquake आते हैं, और these are confined to area of active volcano। और इस तरीके के जो वोल्केनो होते हैं ना, वो स्पेशली उस एरिया में आते हैं जहां पे वोल्केनो एक्टिव है, मतलब कि लगातार फटते रहते हैं। एग्जाम्पल आपका मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड है जिसका नाम है लिपारी आइलैंड। लिपारी आइलैंड पे जो सिसिली है, सिसिली में एक आपका क्या है, वोल्केनो है जिसका नाम है स्ट्रम्बोली। स्ट्रम्बोली में क्या होता है, हर 15 मिनट के बाद आपका अर्थक्वेक फटता है, ठीक है। ये भूकंप कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बता दिया है। टेक्टोनिक भूकंप है, उसके बाद आपका ज्वालामुखी भूकंप है, ये आपको समझा ही दिया, और एक आपका टेक्टोनिक भूकंप। अब उसके बाद है आपका कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होता है कि बेटे आपका ये रोक आपका माउंटेनस एरिया, और माउंटेनस एरिया में यहाँ पे क्या कर देते हैं, अंदर से इन रॉक्स को खोखला कर देते हैं, यहाँ पे माइनिंग कर देते हैं। तो माइनिंग करने की वजह से अब ये कैसी बच जाती हैं, सिर्फ ऐसी ऐसी रह जाती हैं, ठीक है। ये माउंटेन्स ऐसे रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटे, ये खोखली हो जाती है, और खोखली होके क्या है, गिर जाती है। गिरने की वजह से वहां पे क्या आता है, आपका अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। कोलैप्स अर्थक्वेक मोस्टली उस पार्ट पर होता है जहां पे माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सीवियर जब माइनिंग करते हैं तो वहां पे क्या आता है, आपका कोलैप्स अर्थक्वेक आता है। उसके बाद आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक अब कौन से होते हैं, देखो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक आपके वो अर्थक्वेक आते हैं, मान लो ये आर्टिफिशियल होता है, ये ह्यूमन की वजह से होता है, ये कोई नेचुरल नहीं है। और ये कोलैप्स अर्थक्वेक भी आर्टिफिशियल है, ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा करने की वजह से आता है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कौन सा है, जब आपकी जो ग्राउंड है, आपका ये ग्राउंड है, जब यहाँ पे हम कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देते हैं, कोई केमिकल एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो आपका ये लैंड पार्ट है, इसमें क्या होती है, शेकिंग होती है, ठीक है। उस शेकिंग की वजह से ही क्या होता है, आपका अर्थक्वेक आता है। उसके बाद है आपका रेजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। ये रेजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी कैसे होते हैं, आपके आर्टिफिशियल होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आते हैं। एग्जाम्पल जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये आपके दो रॉक्स के बीच में यहाँ पे क्या बना दिया, ये डैम बना दिया, ठीक है। और उन्होंने स्टडी नहीं करी कि उन्होंने पहले, जब भी आपका डैम बनता है तो उस डैम करने से पहले आपके एक स्टडी करी जाती है, एक सर्वे होता है कि यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक्स कैसी हैं, ठीक है, सॉफ्ट रॉक तो नहीं है, हार्ड रॉक है, लाइमस्टोन रॉक तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। जो वाटर है, वाटर स्पीड क्या है, ये सब चीजें देखा जाता है। अगर मान लो जो आपका इंजीनियर है वो सर्वे नहीं करता और वो डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, डैम बना देता है, और इन फ्यूचर ये जो आपका एरिया है, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक ज्यादा है, तो सॉफ्ट रॉक होंगी तो ये तो यहाँ पे इसका तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इरोजन हो जाएगा इस लैंड का, जिसकी वजह से ये डैम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही डैम ब्रेक होगा तो क्या आएगा, आपका अर्थक्वेक आएगा। इसी को बोला जाता है रेजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। आपका हिंदी में देखो, ये जो कोलैप्स अर्थक्वेक है, इसको पतन भूकंप बोलते हैं,
विस्फोट भूकंप है और जलाशय प्रेरित भूकंप है। अब आपके अर्थक्वेक के टाइप मैंने करवा दिए। टेक्टोनिक अर्थक्वेक ये नेचुरल है, वोल्केनिक अर्थक्वेक ये भी नेचुरल है, एक्सप्लोजन आपका क्या है, आर्टिफिशियल है, कोलैप्स भी आपका क्या है, ये आर्टिफिशियल है। जैसे आप ना बहुत बार यूट्यूब पर रील्स भी देखोगे कि कई बार ना आपकी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिराई जाती है, तो जब वो बिल्डिंग गिरती है ना ऊपर से नीचे, तो क्या होता है, बहुत जोर से अर्थ पर शेकिंग होती है, अर्थ के सरफेस से, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, और उसी को अर्थक्वेक बोलते हैं। अब देखो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। अर्थक्वेक मैच द फॉलोइंग में दिया गया, यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 में दिया गया था कि फोकस के अकॉर्डिंग आपको मैच करने थे और एक ऑप्शन चूज करना था। अब अर्थ के फोकस यानी कि गहराई के आधार पर अर्थक्वेक को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, शैलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक और डीप अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक कौन से होते हैं, जो बहुत गहराई से नहीं होते, यानी कि जिनकी गहराई कम होती है। आपका शैलो अर्थक्वेक की जो जो फोकस है, जो गहराई है, वो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई से उसका ओरिजिन होता है। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक वो अर्थक्वेक होते हैं जिनकी गहराई 50 से 250 किलोमीटर के बीच में है। और डीप अर्थक्वेक वे अर्थक्वेक हैं जिनकी गहराई 250 से 700 किलोमीटर है। मैक्सिमम जो फोकस है, फोकस 0 से 700 होगा, और इसी के बेस पे 3 तरीके के आपके अर्थक्वेक हैं। शैलो अर्थक्वेक जो कि 0 से 50 किलोमीटर है, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक जो कि 50 से 250 है, और डीप अर्थक्वेक जो कि 250 से 700 मीटर के बीच में है। हिंदी में भी दे रखा है कि फोकस की, देखो आपको फोकस मैंने बता दिया, फोकस क्या होता है। फोकस को आप हाइपोसेंटर भी बोलते हो, और एक आपका होता है एपिसेंटर, एपिसेंटर भी बता दिया, और एक आपका बता दिया एंटीपोड क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके बेस पर 3 जोन में बांटा गया, उथला, मध्यवर्ती और गहराई। इन पे बेस पर 0 से 700 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, उथले भूकंपों का फोकस 0 से 50, मध्यवर्ती भूकंपों का 50 से 250, और गहरे भूकंपों का फोकस 250 से 700 इसके बीच में होता है। ये देखो आपके शैलो फोकस कैसे आएंगे, जब आपकी ये देखो ये एक प्लेट है, 2 प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये प्लेट थोड़ी सी ऐसे टच हुई, तो यहां से जो भूकंप का ओरिजिन होगा उसको बोला जाता है शैलो फोकस। फिर आपकी प्लेट थोड़ी सी और नीचे चली गई और ये प्लेट थोड़ी सी और ऊपर आ गई, तो वहां पे जब आपका फोकस ओरिजिन होगा अर्थक्वेक का, तो होगा इंटरमीडिएट। और बहुत गहराई में जाकर जब प्लेट पिघलते तो तब आते आपके डीप फोकस जो कि 700 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, अब आपकी सिस्मिक वेव के टाइप है, जिसको पी वेव, एस वेव भी बोला जाता है। देखो आपकी पी वेव, एस वेव, आपकी लव वेव और रेलेग वेव। जो ये पी वेव और एस वेव होती है, इनको क्या बोला जाता है, बॉडी वेव। बॉडी वेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपका अर्थ है, अर्थ की बॉडी के अंदर ही रहती है, कभी भी अर्थ के सरफेस पर नहीं आती। जबकि आपकी ये दोनों क्या है, सरफेस वेव है, ये पृथ्वी के सरफेस पर चलती है, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी ये लव वेव करती है, सबसे लेट आती है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। अब इसमें देखो सिस्मिक वेव में बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव में आपका लॉन्गिट्यूडनल पी वेव, ट्रांसवर्स वेव। देखो लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, ऐसे स्ट्रेट, ट्रांसवर्स कैसी होती है, 90 डिग्री पर होती है। एल वेव ये है आपका। अब सबसे पहले है प्राइमरी वेव। देखो प्राइमरी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव भी बोलते हैं, या सिंपली आप पी वेव भी बोलते हो, क्योंकि ये जो साउंड वेव्स होती है ना, साउंड वेव ऐसे चलती हैं, अगर यहाँ से कुछ बोला तो सीधा ऐसी जाएंगी, तो इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी वेव, या ये साउंड वेव की तरह दिखती है। तो ये देखो ये आपको कीवर्ड दे दिया जाएगा कि कौन सी वेव है जो साउंड वेव की तरह होती है, तो वो आपकी प्राइमरी वेव होती है, जहां पे पार्टिकल, wherein particle move both to and from the line of the propagation, यानी कि यहां से, जहां से बोला है एंड तक, वहां तक क्या जाएगी, ये मूव करेंगे पार्टिकल। देखो जो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो पी वेव की होती है। पी वेव ट्रेवल विद फास्टेस्ट स्पीड
थ्रू सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल से जब जाती है तो पी वेव की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये भी ये है कि जो आपकी पी वेव है ना, ये लिक्विड से भी पास हो सकती है, लेकिन डिफरेंस इतना आ जाता है कि बेटे कि जब ये लिक्विड से पास होती है ना, तो इसकी जो स्पीड है ना वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू इसकी सॉलिड मटेरियल में जब ये जाती है तो स्पीड ज्यादा, लेकिन जैसे ही लिक्विड में आते हैं तो ये वीक पड़ जाती है। उसके बाद है सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव के नाम याद रखना, कंप्रेशनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव में जो मटेरियल है वो 90 डिग्री पर मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, इसलिए इनको ट्रांसवर्स या डिस्टोर्शनल और सिंपली एस वेव भी बोलते हैं। ये कैसे होती हैं, जैसे पानी में ऐसे रिपल्स नहीं होते जब आप पानी में कुछ पत्थर मार देते हो, और लाइट वेव की तरह होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी वेव है जो कि वाटर रिपल्स या लाइट वेव की तरह होती है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो राइट एंगल, ये रेज हैं, रेज के राइट एंगल पर मूव करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताओ। 2 मिनट का वेट ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करती हूँ, जल्दी से बताओ। एक बार इसको देख लो कि आपको पी वेव समझ में है, उसके बाद एस वेव का करते हैं। एस वेव आपको दोनों करवा दी है ना मैंने। अब है आपकी एस वेव्स। एस वेव्स आपकी क्या हैं, जो कि लिक्विड मटेरियल से आपकी पास नहीं हो सकती, उसको बोला जाता है आपका एस वेव। ठीक है,
अब आपने बॉडी वेव्स के बारे में तो पढ़ लिया कि बॉडी वेव्स में आपकी एक पी वेव है, एक एस वेव है। पी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं, कंप्रेशनल भी बोलते हैं और प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। और एस वेव को क्या बोलते हैं? एस वेव को सेकेंडरी वेव या इसको हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। पी वेव की स्पीड सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर आपकी सबसे लास्ट में होती है एल वेव की। ठीक है, अब आप बॉडी वेव में इससे खत्म हो गया, अब हम आते हैं सरफेस वेव में। सरफेस वेव में होती है आपकी मेन एल वेव। ये इसको एल नाम इसलिए भी दिया क्योंकि आपके जो लव साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। इसको हम लॉन्ग पीरियड वेव भी बोलते हैं। और ये जो वेव होती है ये जनरली क्या करती है, जनरली अफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डाई आउट एट स्मॉलर डेप्थ। देखो ये आपकी जो अर्थ है ना, अर्थ के सरफेस पर आती है ये, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पर आती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। और ये वेव सबसे लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस है ना सिस्मिक वेव का, वो कवर करती हैं। और इनकी जो स्पीड होती है ना वो पी वेव और एस वेव से कम होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा वॉयलेंट और डिस्ट्रक्टिव होती है। सबसे शांति से आती हैं, सबसे ज्यादा हंगामा करती हैं। पी वेव एस वेव बहुत हंगामे से आती है और बहुत शांति से क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, डिस्ट्रक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, तो जो एस तरंगे हैं वो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। उसके बाद जो आपकी ये हैं स्थायी तरंगे हैं, इन्हें लंबी अवधि की तरंगे या केवल एल तरंगे भी बोला जाता है। और ये जो तरंगे होती है ये आमतौर पर केवल सतह को ही प्रभावित करती हैं। पृथ्वी और कम गहराई पर क्या है, ये मतलब कि ज्यादा डेप्थ से ओरिजिन नहीं होती, कम गहराई पर ही ये डिसअपियर हो जाती हैं। इनकी स्पीड जो है सबसे कम होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा हिंसक और विनाशकारी होती है। और ये स्टेटमेंट आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद है एमरजेंस ऑफ शेडो जोन। अब शेडो जोन क्या होता है, देखो जहां पर आपकी ये एस वेव नहीं पहुंचती हैं, ये आपका अर्थ है अर्थक्वेक का ये जो पार्ट है इसमें आपकी क्या है, एस वेव नहीं पहुंचती, तो इसको क्या बोला जाता है, शेडो जोन। ऐसे ही पी वेव भी नहीं पहुंच पाते, उसको भी क्या बोला जाता है, शेडो जोन ऑफ पी वेव्स। तो देखो अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ। ठीक है, जो अर्थक्वेक की जो वेव है जो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड हो जाती है, लोकेट हो जाती हैं, ठीक है। हाउएवर देयर, लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिफिक एरिया भी है जहां पे ये जो वेव है वो नहीं पहुंच पाती, और उसी को बोला जाता है शेडो जोन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, शेडो जोन। मतलब कि कुछ एरिया ऐसा है जहां पर ये हमारी वेव्स नहीं पहुंच पाती, उसको शेडो जोन बोला जाता है। बहुत सारी जब डिफरेंट इवेंट्स हुए, उन्होंने इस बात को रिवील किया कि जो हर अर्थक्वेक है, ठीक है, वो क्या है, हर अर्थक्वेक का एक जोन होता है, एक शेडो जोन होता है। और ये सिस्मोग्राफ में ऑब्जर्व किया कि जो डिस्टेंस है 105 डिग्री एपी सेंटर से 105 डिग्री के बीच में क्या होता है, जो पी वेव और एस वेव हैं उनका अराइवल होता है, ये रिकॉर्ड होती है। लेकिन जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ में 145 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में पी वेव और एस वेव का अराइवल रिकॉर्ड नहीं होता है, जो कि ये शो करता है कि यहाँ पे पी वेव एस वेव नहीं आती, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी चीज है। ठीक है, तो जो जोन 105 से 145 के बीच में है, ये एपी सेंटर से 105 से 145 डिग्री के बीच में शेडो जोन होता है, दोनों वेव का, पी वेव का भी एस वेव का भी। पूरा जोन 105 से 105 के बीच में आपकी क्या है, अर्थक्वेक एस वेव नहीं होती, तो उसको बोला जाता है शेडो जोन ऑफ एस वेव। ठीक है, तो शेडो जोन जो है एस वेव का वो ज्यादा बड़ा है पी वेव्स के। जो शेडो जोन है पी वेव का वो क्या है, 105 से बस 100, ये अर्थ है, अर्थ में 105 से 145 इतनी है। वही अगर आप एस वेव का देखोगे तो वो 145 से 105 से 145, 105 से 145 नहीं, 145 से 145 है। ठीक है, तो जो शेडो जोन है एस वेव का वो क्या है, इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट इट इज ऑल्सो लिटल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। कहते हैं कि एस वेव एरिया में ही बड़ा नहीं, ये अर्थ के सरफेस से भी 40% ज्यादा जो है ना इसका शेडो जोन है। ये देखो,
ये आपका क्या है, एस वेव। कोई डायरेक्ट यहाँ पे ये 105 से 105 के बीच में कोई डायरेक्ट आपकी एस वेव रिकॉर्ड नहीं होती है। और पी वेव देखो 105 से 145 इधर, 105 से 145 इधर, यहाँ पे बस रिकॉर्ड नहीं होती है। बाकी एस वेव का जो एरिया है वो क्या है, बड़ा है। वही पी वेव का एरिया क्या है, वो कम है। ठीक है, ये देखो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पर आते हैं, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं आपके इस रिंग ऑफ फायर में। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं इस रिंग ऑफ फायर में। आने का रीजन क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स हिट है, यानी कि दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे सबसे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यहीं आते हैं। ठीक है, देखो इंडिया हैड इट शेयर इन सम ऑफ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट है कि जहां पर इंडिया में बहुत बुरे अर्थक्वेक आए हैं। 58.6% जो इंडियन लैंड है वो क्या है, 58.6% इंडिया की लैंड पर मॉडरेट यानी कि हल्के से लेके हाई इंटेंसिटी के जो है अर्थक्वेक आते हैं। कुछ जो ग्रेट अर्थक्वेक है ना जो इंडिया में आए हैं, जैसे आपका कच्छ का अर्थक्वेक है 1819 में था, 8.3 मैग्नीट्यूड पर था। और ये पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में दिए जाते हैं लिस्ट। असम का अर्थक्वेक है 1897 में आया था। बिहार नेपाल में 1934 में 8.4 मैग्नीट्यूड पे। कोयना अर्थक्वेक है ये 6.5 मैग्नीट्यूड पर। उत्तरकाशी है वहां पे 6.6 मैग्नीट्यूड पर। किलारी है वहां पे 6.4 मैग्नीट्यूड पर। भुज है 7.7 रिक्टर पर आया था। और जम्मू कश्मीर में 2005 में क्या है, अर्थक्वेक आया था। अब डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थक्वेक का। देखो अगर सबसे बड़ी बेल्ट बताओ ना अर्थक्वेक की, तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो अभी आपको बताई थी चारों ओर पैसिफिक के। इस वाली बेल्ट में पूरे वर्ल्ड के 63 से 65% के बीच में क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। ये बेल्ट यहाँ पे क्यों आते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सबडक्शन जोन है, दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है अर्थक्वेक ज्यादा आता है। सेकंड है आपकी एल्पाइड अर्थक्वेक बैंक, अफ्रीका के यहाँ से और एशिया के यहाँ से। इसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी बोलते हैं। ये जावा से सुमात्रा, आपका जावा है, जावा से सुमात्रा के बीच में है। और जावा से लेके सुमात्रा, सुमात्रा से फिर हिमालय और मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशियन से शुरू होती है, और वहां नीचे एशिया में सुमात्रा तक है। 21% जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्थक्वेक आते हैं वो यही से आते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड प्रोमिनियंट बेल्ट है वो क्या है आपका मिड एटलांटिक रीजन, यानी कि अटलांटिक ओशन में आपके क्या आते हैं, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। यहाँ पे क्या आता है आपका एफ्यूजिव, यानी कि एफ्यूजिव क्या होता है, लावा शांति से निकलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक भी क्या आते हैं, शैलो अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, देखो इस वाली बेल्ट में सबसे ज्यादा क्या आते हैं बेटे, अर्थक्वेक आते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर। सेकंड बेल्ट आपकी यहां से शुरू होती है और यहां से आके यहाँ पे खत्म होती है, इसको बोला जाता है आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या एल्पाइड बेल्ट। थर्ड बेल्ट है आपकी ये, इसको बोलते हैं एटलांटिक बेल्ट। ठीक है, अच्छा अब रीजन क्या है अर्थक्वेक में, रीजन इंडिया में अर्थक्वेक आने के, पहला रीजन तो है ये हिमालयन बेल्ट, कि आपके ये हिमालय है और हिमालय अभी भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी भी आपको देखते हो कि नॉर्दर्न पार्ट में अर्थक्वेक ज्यादा रहे, इसी रीजन से। ठीक है, दूसरा जो सी फ्लोर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि समुद्र जो है वो फैल रहा है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से। और डेक्कन प्लेटू, कुछ जो साइंटिस्ट है ना वो इस थ्योरी पर आए हैं कि जैसे आपका लाटूर और ओसामाबाद है, लाटूर ओसामाबाद है महाराष्ट्र में, भीमा है, यहाँ पर अब आपके जो है अर्थक्वेक आने लगे हैं। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन नहीं पता लगा है, तो ये रीजन है। यहाँ पे तो देखो ये आपका हिमालय बन रहा है, ये ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से इंडियन प्लेट, ये इधर की तरफ मूव कर रही है, ये इधर की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है और आपका अर्थक्वेक आ रहा है।
अगर सिस्मिक जोन देखें इंडिया के तो 59% जो इंडिया का लैंड है वहां वो क्या है, वो रिस्क में है, डैमेज में है। ये देखो वैसे तो 5 जोन है बट आपके 2 जोन को मिलाकर एक ही कर दिया गया। जोन 5 बहुत हाई रिस्क वाला एरिया है, ये क्या है, ये रेड वाला, ये मोस्टली आपका हिली एरिया है। जोन 4 क्या है, ये यही वाला है थोड़ा सा। फिर जोन 3 है मॉडरेट रिस्क है, यहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक नहीं आते। और जोन 2 में क्या है आपका, बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। ठीक है, जोन 2 में आपका कौन सा, देखो ये वाला पार्ट है, कुछ ये वाला पार्ट है, और ये आपका कौन से में आता है, जोन 3 में आता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक को मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो देखो आपका सिस्मोमीटर में मैनेजमेंट होता है, मेजरमेंट होता है, ये तो पता ही है आपको। और मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में मेजर किया जाता है। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है एक तरीके से। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है ना स्केल का, उसको रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। और मैग्नीट्यूड का आता है कि जब अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक ने कितनी एनर्जी रिलीज करी, वहां पर उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। और ये 0 से 10 नंबर के बीच में होता है। इंटेंसिटी क्या है, ये देखो इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करा है, ये मर्कौली स्केल पे क्या किया जाता है, उस पे मेजर किया जाता है। जो इंटेंसिटी स्केल है वो क्या मेजर किया था कि डैमेज कितना हुआ है किसी इवेंट की वजह से। और ये 1 से 12 के बीच में होता है, याद रखना। इंटेंसिटी 1 से 12 और मैग्नीट्यूड 1 से 10 के बीच में होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया अभी एग्जाम में कि कितने सिस्मिक स्टेशन होने चाहिए अगर हमें किसी अर्थक्वेक के एपिसेंटर निकालना, तो 3 आपको डेटा, 3 स्टेशन का डेटा पता होना चाहिए अगर आपको लोकेशन निकालनी है। ठीक है, और कौन से मेथड से, ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। और अब हम जो हैं मिलेंगे कल, तब तक के लिए अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी इश्यू है, आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आपको बता दिया जाएगा, और आपकी जो फाइल्स हैं वो अपलोड कर दी जाएंगी आज। सो टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।